पांचजन्य और शब्दोत्सव परिवार के सभी पाठक, दर्शक, श्रोता सभी का स्वागत है। ये दिनों दिन बढ़ता हुआ परिवार है और इसने एक बात दर्ज कराई है कि गंभीर विषयों को लेकर, ऐसे विषयों को लेकर जिनपे समाज को दखल देने की जरूरत है, हमारे लिए ये खुशी का पल है। प्रहलाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री हैं। और प्रहलाद जी, बहुत स्वागत है इस शो में। और मैं एक बात बताना चाहूंगा अपने सभी दर्शकों हितेश को, जी, अभी जो अगर अमीश कह रहे थे जीवन में अगर धर्म मैं कह कैसे दूं, उतरे, सॉरी हितेश जी, अगर मैं आध्यात्म। कह दूं, प्रहलाद जी, बड़ा बड़ा जी, बड़ा बड़ा प्रणाम आपको। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपसे रूबरू हो रहे हैं और एक मंच में आपके साथी हैं। जय श्री राम। आपको भी बहुत स्वागत है। हाँ, मैं हाँ, आपकी हाँ, बात जी पूरी बात बिल्कुल। से जुड़ा हुआ हूँ, सुन रहा था मैं आपको। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सॉरी हितेश जी, सॉरी। जो 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 बात थी कि जीवन में धर्म का आचरण कैसा हो, तो मैं जैसे प्रहलाद जी को जानता हूं कि जीवन में धर्म और अध्यात्म का आचरण, जीवन सादा सरल रहकर भी औरों के लिए उदाहरण कैसे हो सकता है, ऐसे एक राजनेता के अलग एक व्यक्ति के तौर पर मैं उन्हें जानता हूं। नर्मदा सेवा संघ एक बड़ा इनिशिएटिव है, बड़ी पहल है प्रहलाद जी की। इसके अतिरिक्त शाकाहारी जीवन शैली से लोगों के जीवन में कैसे बदलाव आ सकता है, जीवन में धरती पर हिंसा खत्म की जा सकती है। तो हम जो बातें करते हैं उन चीजों को जीने वाले प्रहलाद जी हमारे साथ हैं। प्रहलाद जी, अमीश के बाद अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि समाज उद्वेलित था, आज जो समाधान हुआ है, समाज सदियों से उद्वेलित था। और जो राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम जो बात है, उस काम को पूरा करने की जो सौगंध भाजपा ने उठाई, उस यात्रा में क्या कुछ राजनीतिक शिथिलता के भी पल थे? आज तो उत्साह की बात है, आज उत्सव की बात है, हर जगह यज्ञ हो रहे हैं, घी के दिए जल रहे हैं, मिठाई बट रही है, मगर उसमें क्या कुछ शिथिलता के भी पल आज आप जब मुड़कर देखते हैं तो आपको दिखाई देते हैं? मुझे लगता है कि आज हम सबको उन बातों का उल्लेख करना चाहिए जिस बात के लिए भारत माता और उसकी संस्कृति दुनिया को संदेश देती रही है। उदाहरण के लिए, जो मैं त्रिपाठी जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ, हम कभी इस नाते दुनिया में हमारी चर्चा नहीं हुई कि हम अपनी जगह पर तो कायम थे अपने संस्कार और अपनी संस्कृति के कारण, और उसके अस्तित्व को बचाने के लिए किसी भी बलिदान के लिए हम हमेशा तत्पर रहे। हजारों वर्ष का हमारा अपना संघर्ष था, लेकिन उसके साथ हमारी उदारता की चर्चा नहीं होती कि दुनिया की जितनी भी पूजा पद्धतियां हैं, किसी दुनिया के दूसरे देश ने उनको स्वीकार नहीं किया। हमारे दमन के बावजूद भी हमने शरण देने में, स्थान देने में हम कभी नहीं हिचकिचाए। धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता की अगर कोई प्रयोगशाला थी, कोई धरती थी, तो वो पुण्य भारत थी। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जिसे बुंदेलखंड कहा जाता है या गोंडवाना कहा जाता है। 16वीं सदी के पहले रानी दुर्गावती के शहादत के पूर्व मुगल वहां धरती पर पैर नहीं रख पाए, और हम बहुत लंबे समय गुलाम हुए लोगों में नहीं है। जब कभी अयोध्या की बात आती है तो मैं त्रिपाठी जी की बात को सुन रहा था, इसलिए उसको जोड़ रहा हूं कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में मुगल बहुत मुश्किल आ पाए हैं और बहुत लंबे वहां ठहर नहीं पाए। इसलिए लगता है कि ये 500 साल की लड़ाई है, लेकिन सच तो यही है कि संस्कृति के पर जो हमले हुए हैं वो 1000 साल से पुराने हैं। ये तो सच्चाई है कि 1000 साल की हमारा संघर्ष है। लेकिन मुझे लगता है कि आज जो बात आपने मेरे बारे में कही है, हम सब ये मानते हैं कि आधार आध्यात्म होता है। जैसे धर्म है, तो धर्म, मेरे आराध्य परम पूज्य श्री वासु जी मुझसे कहते हैं कि एक पंक्ति में, धर्म धारण के लिए है, उदाहरण के लिए नहीं है। हम बातें करें उससे नहीं होगा, हमारा आचरण कैसा है। जो आज घटा है ये हमारे स्वाभिमान की स्थापना है, हमारे आस्था की स्थापना है, हमारे आध्यात्म की स्थापना है, लेकिन साथ में हमारे आदर्श को भी हमें रखना पड़ेगा कि राम क्या, वो आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। दूसरा, मैं एक बात कहता हूं कि जब कभी हम इस चर्चा में शामिल होते हैं तो एक संघर्ष के दौरान मेरे आराध्य प्रभु श्री वासु ने 3 वाणियां कही समय समय पर उस पूरे कालखंड में। पहला था कि सत्य प्रताड़ित हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। ये हमारी संस्कृति का मूल मंत्र रहा है। लेकिन उन्होंने दूसरे एक मध्यांतर के दौरान मुझसे कहा कि सत्य प्रस्तुति के लिए
स्तुति के लिए नहीं है, किसी के दरवाजे याचना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रस्तुत कर रहे हैं सत्य को। और तीसरा, उन्हें जब समाधान मिलने लगा जो आज का दिन है, तो मैं उसी वाणी को कहूंगा, उन्होंने कहा सत्य को प्रमाण की नहीं प्रणाम की आवश्यकता है, वो दिन आज है। और इसलिए मैं इस बात को कहूंगा, जो आप शिथिलता की बात कर रहे हैं, देखिए मानव की यात्रा में बहुत ठहराव आते हैं, उनकी आज चर्चा करना, हम बहुत पराजय के शिकार हुए, हमारे साथ दमन हुआ है, उसको हमने कभी इस दृष्टि से नहीं देखा। प्रहलाद जी, आपकी वॉइस आपकी आवाज थोड़ी क्रैक हो रही है। मेरे ख्याल से ऑडियो और आपका एक फ्रेम भी फ्रीज हो गया है। मेरे ख्याल से सिग्नल्स की थोड़ी सी समस्या आपके यहाँ पर है। वो ठीक हो सकेगी यदि किसी को सहयोग के लिए बोलेंगे तो। अभी सारा सब लोग इसे देख रहे हैं। अभी आवाज ठीक है? तो मैं अपनी बात को सिर्फ इतना ही आगे बढ़ाता हूँ कि जो जिस चर्चा को आपने मुझे प्रश्न के रूप में पूछा है, मैं जब राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल हुआ था, तब मेरी 28-29 वर्ष थी। मैं संसद में चुनकर आ गया था, हम लोग बांदा जेल में थे। तो मुझे लगता है उससे लेकर 30-31 वर्ष तो मुझे हो गए। तो 30-31 वर्ष में ठहराव की बात तब आती है जब हम राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। लेकिन जब कभी हम अपने मिशन में विचार आंदोलन के बारे में सोचते हैं, तो मुझे कहीं ठहराव नहीं लगता। जो आज पूज्य सरसंघ चालक जी ने कहा कि हमने 20 वर्षों का संकल्प, तो देवराज जी ने कह दिया था कि हमें 20-30 वर्ष ऐसा करना पड़ेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि ठहराव बाहर से, दूर से बैठे हुए लोगों को लग सकता है, लेकिन जो लोग अंतर मन के साथ में इस आंदोलन से जुड़े थे, जो संकल्प के धनी थे, उनके मन में कभी ठहराव नहीं आया। बाहर से दिखना अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि वो समुद्र की गहराइयों में जो तूफान था, वो कभी ठहरा नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। जी, बहुत सुंदर। प्रहलाद जी हमारे साथ, अमीश जी, प्रहलाद जी हमारे साथ दो और ख्यात मेहमान जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार उमेश उपाध्याय जी और रतन शारदा जी हमारे साथ जुड़े हैं। ऐसा संदेश आया। मैं स्टूडियो से आग्रह करूंगा कि हमारे मेहमानों को स्टूडियो में इन करें। इसके साथ ही मैं एक प्रश्न पहले अमीश से करना चाहूंगा कि अभी जो प्रहलाद जी ने कहा कि धर्म धारण करने के लिए होता, उदाहरण के लिए नहीं होता, केवल उदाहरण के लिए नहीं होता। तो जो कोदंडधारी राम का जीवन है, राम जी के जीवन, जो धनुष का नाम था कोदंड था, बहुत सारे लोग उनकी जानकारी के लिए भी एक दिलचस्प फैक्ट है। जो राम जी का जीवन है वो शिक्षाओं का इंद्रधनुष है, वाद नहीं है, वो एक प्रिज्म है जिसमें इंद्रधनुष है, शिक्षाओं का आप कह सकते हैं इंद्रधनुष है। उससे एक साहित्यकार अमीश, उस अमीश के राम कैसे हैं? हितेश जी, ये तो आपने बहुत ही विशाल सवाल पूछ लिया है। इस पे चर्चा करेंगे तो शायद 24 घंटे तक होता रहेगा। तो शायद मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। ये नहीं, बहुत अच्छा सवाल है हितेश जी, क्योंकि प्रभु श्री राम से हम इतना सीख सकते हैं, उनकी संयम, उनका धैर्य। लेकिन शायद एक चीज हमें ये सीखना चाहिए, आप उनके 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 कर्म को देखेंगे, उनके जीवन को देखेंगे, कभी कभार हमने ये धारणा मान ली है कि अहिंसा परमो धर्मा, कि अहिंसा ही सबसे ऊंचा धर्म है और हम सबको उसका पालन करना चाहिए। और मैं उसे नकार नहीं रहा हूं, और महाभारत में हाँ ये लिखा गया है। लेकिन एक दूसरा भी शब्द है जो महाभारत में नहीं है, लेकिन चर्चा होती है उसकी, कि धर्म हिंसा तथैव च, कि अगर धर्म के लिए करना पड़े हिंसा तो भाई करना तो पड़ेगा। आप प्रभु श्री राम को देखेंगे, वो हरदम प्रयत्न करते थे कि अगर बातचीत से, अगर शांति से मामला सुलझ सकता है तो प्रयत्न तो जरूर करते थे। कई उदाहरण है ऐसे उनके जिंदगी में। लेकिन शायद एक चीज हमें उनसे सीखनी पड़ेगी कि जब युद्ध करना है तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, शांति उसी इंसान को मिलती है जिससे दूसरे इंसान थोड़ा डरते भी हैं। अगर लोगों को ये लगे कि भाई ये तो कभी कुछ नहीं करेंगे, मतलब अगर कोई झापड़ मार दे और हम दूसरा गाल दिखा दें
जी ये भी एक परंपरा रही हमारे देश में, मैं नकार नहीं रहा हूँ। सबसे प्राचीन जो अहिंसावादी जो परंपरा रही है पूरे दुनिया भर में, जैनिज्म, वो हमारे देश से ही है। लेकिन एक चीज शायद मेरे हिसाब से ये होता है कि पहला वार कभी हमारा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई झापड़ मारे तो हमें दूसरा गाल नहीं दिखाना चाहिए, हमें मुक्का मारना चाहिए। तो ताकि अगर कोई विदेशी ताकत है जो वो ये तो सीखे कि पहला वार भारत माँ का नहीं होगा, लेकिन आखिरी वार हमारा होगा, तभी शांति मिलती है। शायद प्रभु श्री राम से शायद हम ये भी सीख सकते हैं कि भाई जब युद्ध करना है तो युद्ध करना ही है। हाँ, युद्ध धर्म के मुताबिक होगा। ये भी एक बहुत प्रचलित एक लोक कहानी है। मैं मूल रूप से यूपी का हूँ, काशी का, मेरे पिताजी का परिवार काशी से है। तो पूरे यूपी बिहार में एक लोक कहानी बहुत प्रचलित है। कहते हैं कि जब रावण युद्ध के भूमि में पड़े हुए थे और मतलब जिंदगी त्यागने ही वाले थे, तो प्रभु श्री राम ने प्रभु लक्ष्मण को कहा था कि हाँ, रावण हमारा शत्रु होगा लेकिन ज्ञानी है। माँ सरस्वती की बहुत कृपा है उसके ऊपर। तो प्रभु श्री राम ने प्रभु लक्ष्मण को कहा कि आप जाके रावण से सीखिए। और उनने प्रभु लक्ष्मण को कहा क्योंकि आप उनसे सीखने वाले हैं, आप उनसे इज्जत से पेश आएंगे। तो प्रभु श्री राम की उदारता देखिए कि अपने शत्रु से भी सीखने की मंशा रखते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन जब युद्ध करना है तो करना है। तो ये थोड़ा मतलब ये भी हमें थोड़ा सीखना चाहिए। और जो जो बाहरी देश है वो भी सीख लें कि हाँ, हम शांति प्रिय हैं लेकिन कायर नहीं है। हितेश जी, आप जी जी हमारे साथ जी रतन शारदा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं रतन शारदा जी का परिचय दूंगा कि रतन शारदा जी जाने माने लेखक हैं, संघ के विषयों के जानकार हैं। संघ पर एक उनकी पुस्तक आई है और जो राजनीतिक टिप्पणीकार, सामयिक टिप्पणीकार के तौर पर पूरे देश में प्रख्यात चैनलों पर जाते हैं, तो सभी लोग उन्हें जानते हैं। रतन जी से मैं आग्रह करूंगा कि अपना अनम्यूट करें अपना माइक्रोफोन और अपना प्रश्न पूछें। आपका प्रश्न किससे है रतन जी? मेरा जो बड़ा प्रश्न है वो श्री प्रहलाद पटेल से है, एक छोटा सा प्रश्न अमित जी से है। तो अमित जी का छोटा प्रश्न पहले पूछ लेता हूँ कि अमीश जी से छोटा सा प्रश्न है। तो नहीं, सुहेल देव बड़ा जी का बड़ा जो सवाल आपने पहले कर लीजिए, हम तो छोटे हैं। तो उत्तर कोई भी पहले दे सकता है कि सुहेल देव की जो आपने लिखी है एक बहुत जी जबरदस्त उपन्यास, उसका मैंने विमोचन भी किया। और एक एक राष्ट्र के बारे में सबसे प्रेरणादायी, मैंने जैसे कहा कि सबसे आपने इससे ज़्यादा बोल्ड बुक आज तक आपकी कोई है नहीं जो मैंने पढ़ी है। आपकी बड़ा सौम्य किताबें होती हैं। तो अभी अगले कौन से वीर की किताब आप लिखेंगे? एक छोटा सा प्रश्न आपके ऊपर है, कौन सी आपकी पाइपलाइन में है? और प्रहलाद पटेल जी से जरा सीरियस प्रश्न है कि आज का दिन हम मानते हैं कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दिन है। आज से देश एक नया सांस्कृतिक भारत देखेगा, एक नया इतिहास को फिर से लिखने का एक दोबारा एक प्रयत्न शुरू होगा और एक हारी प्रवृत्ति से बाहर हम आएंगे। ये आज का दिन इसको बताता है। तो इसके कारण जो पुनर्जागरण के बहुत सारे चिन्हों से एक चिन्ह हमारे पुराने किले, हमारे पुराने समाधियाँ, हमारे पुराने सारे जो भी संस्कृति के आधार हैं जिनको देख कर प्रेरणा मिलती है, उनकी हालत बड़ी खस्ता है। और इसके कारण जब कोई वहाँ जाता है तो आप मान लीजिए प्रतापगढ़ जाएंगे तो औरंगजेब की जो कब्र है उसकी तो बड़ी इज्जत से देखभाल होती है, लेकिन प्रतापगढ़ का हाल बहुत बुरा है। राणा सांगा की समाधि ले लीजिए, संभाजी की ले लीजिए, हम्पी इतना बड़ा केंद्र इतिहास का, लेकिन उसकी जानकारी उस इलाके के अलावा बाहर लोगों को बहुत कम है, विदेशों को अधिक है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि एएसआई को आगा खान पैसे दे सकते हैं मुगल स्मारकों को अच्छा करने के लिए। दिल्ली में बहुत ज़बरदस्त चमक धमक से मुगल स्मारक बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बाकी इतिहास के इतने बड़े बड़े स्मारक हैं उनकी देखभाल ठीक से हो नहीं रही, फंड की कमी बताई जाती है। तो क्या इस बात को रोकता है कि जो कि उसको फंडिंग करना चाहे वो क्यों नहीं कर पाता? और कब एएसआई के पास में इस प्रकार से
उसको अच्छा रख रखाव करने के लिए फंड मिलेंगे, और कब उनकी एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप उसको अच्छी तरह दे पाएंगे, क्योंकि आप सांस्कृतिक मंत्री हैं, इसलिए मैंने पूछने की धृष्टता आपसे की। पहले त्रिपाठी जी जवाब देंगे। अच्छा, नहीं, हमने सोचा हम तो स्टूडियो के बाहर हैं। आप अपनी बात करिए, बाकी मैं जवाब उसके बाद दूंगा। ठीक है, छोटा सा ही रतन जी, आपका जो विमोचन था, आपने बहुत उदारता से लिखा था, बहुत बहुत धन्यवाद उसका। आपको मैंने मैसेज भी किया था। तो ये जो किताब है लेजेंड ऑफ सुहेलदेव, इसके अंदर एक क्लू भी है। मैंने कहा था कि राजेंद्र चोला के ऊपर भी एक किताब लिखूंगा मैं, शिव जी की कृपा रही तो उसके ऊपर भी, क्योंकि ऐसे हमारे बहुत महान नायक और नायिकाएं हैं जो इतिहास के पन्नों से मिटा दिए गए। तो ये जो इंडी क्रॉनिकल्स है, मैं प्रयत्न करने वाला हूँ कि इन सब किताबों को, इन सब कहानियों को देश के सामने पेश किया जाए। वही मेरा एक बहुत बढ़िया प्रयत्न करूंगा मैं। और रामचंद्र श्रृंखला की चौथी किताब भी मैं लिख रहा हूँ। दक्षिण के इतिहास में एक संजीव सान्याल ने प्रयत्न किया, बाकी तो दक्षिण के इतिहास को हम लगभग नगण्य ही जानते हैं। जी, नहीं, मैं करूंगा, मैं जरूर करूंगा। अमीश जी, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा काम आसान होगा, आप जल्दी पुस्तक लिखिए ताकि आगे हमको काम करने का रास्ता मिले। वैसे मैं भी अभी दक्षिण होकर आया हूँ। मैं रतन जी का धन्यवाद करता हूँ इस प्रश्न के लिए, क्योंकि ये बड़ा भ्रम है। दरअसल आगा खान ट्रस्ट को जो पैसा दिया गया वो पर्यटन मंत्रालय ने दिया। संयोग बस वो मेरे पास पर्यटन मंत्रालय भी है, इसलिए मैं शायद बता पा रहा हूँ, लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि मैं तुलना नहीं कर रहा, लेकिन मैंने 2-3 काम अभी 1 वर्ष के भीतर जो हुए हैं, उसमें ये तय है कि इसे पुराना किला है, उसके एक्सीबिशन की कभी चर्चा नहीं हुई। 7 डायनेस्टीज के प्रमाण वहां पर हैं। अब हमको पौराणिक काल की तरफ आगे बढ़ना है, और आज भी वहां के दस्तावेज में महाभारत कालीन जो नाम है उस स्थान का, वही दर्ज है। ये सच है। लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, उसको मैं नकारता नहीं हूँ कि जो चीजें हमारे पास में धरोहर के रूप में है, हम उनको नहीं कह पाते। लेकिन हमारा एक भरोसा हमको तय करना चाहिए, चाहे वो मणि जी हों, दीक्षित जी हों, जो एसआई के स्तंभ है, चाहे हमारे के अहमद साहब हों, इन लोगों ने जो राम जन्मभूमि के बारे में तथ्य दिए। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। मैं अभी ग्वालियर गया था, बटेश्वर 200 मंदिरों का संकुल है, और के मोहम्मद साहब ने उसको, उसके पहले वो ढेर था, 85 मंदिर बनकर तैयार होगा, लेकिन 2009 के बाद उस पर कोई काम नहीं हुआ। वो उन तमाम जगह पर होकर भी आया। जो बातें आपने कही है वो भी है। लेकिन मैं राखीगढ़ी गया था, राखीगढ़ी मैंने देखा, मैंने लोथल भी गया था, मैं बड़नगर भी गया था। मुझे लगता है कि ये कठिनाई कहीं ना कहीं रही है, ये बात आप भी जानते हैं। लेकिन दक्षिण के बारे में थोड़ा अलग नजरिए से मैं आपसे आग्रह करूंगा, देखना होगा। वहां पर तमिलनाडु में जो टेम्पल का, सारे मंदिरों का जो उनका संस्थान है, उसके मामले में हमको दूसरे तरह से सोचना होगा। एक बार जब मैंने उनसे कहा कि 1000 साल पुराने मंदिरों को एएसआई की सूची में सूचीबद्ध कर दे, तो वो बड़ा बवाल हुआ, बड़ी अखबारबाजी हुई, तमाम लोगों ने कहा। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बेहतर समन्वय की जरूरत है। तो मैं अभी 15 अगस्त के बाद से एएसआई के 3692 जो स्मारक है वो कभी बढ़े ही नहीं। अभी 15 तारीख से ये शुरू होगा, और उसमें हमारी बड़ी स्पष्ट नीति है। हम चाहते हैं कि 1000 साल के पहले इतिहास था, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। ये जो बात चलती है, तो हमें 1000 साल पुराने स्थानों को पहले प्राथमिकता देनी पड़ेगी। फिर आपको जो हिंदुस्तान में जो 1000 साल के इस बीच में, जिसकी बात अमीश जी कर रहे थे, जो संघर्ष हुआ है, वो जिन्होंने हमारे देश की जमीन की पवित्रता के लिए, संस्कृति के लिए जो बलिदान दिए हैं, हमारी प्राथमिकता वही होनी चाहिए। इसमें कोई किसी प्रकार का भ्रम नहीं है, और ना कोई प्रतिस्पर्धा है। ये सच्चाई है। लेकिन आने वाली जो नई पीढ़ी है, उसको ये पता ही नहीं है। वो ये मान के चलता है कि मगर कोरोना ने बहुत सारी चीजों का एहसास करा दिया। मैं 3 बातें कहता हूँ। हमारी प्राचीन जितनी भी चिकित्सा पद्धति थी, जो रोग से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करती थी, अब उसका सम्मान भी बढ़ा है, उसके प्रति विश्वास भी बढ़ा है। हमारी जीवन शैली का लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसका कोई नहीं बताता था। जो तथाकथित पढ़े लिखे लोग थे, वो भी कहते थे, अरे जूते पहन के रोटी खाने में क्या दिक्कत है, भीतर जाने में क्या दिक्कत है, हम अंत्येष्टि से आए तो नहाने की क्या जरूरत है।
अब डॉक्टर और बाकी तमाम लोग उस वायरस के डर से कह रहे हैं, तो नमस्ते हमने नहीं कहा कि दुनिया नमस्ते करे। तो मुझे लगता है कि कोरोना ने भी, ये जो वर्ष है, ये वर्ष भारत के लिए महत्वपूर्ण वर्ष है। और मैं अपने आराध्य प्रभु श्री श्री की वाणी इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि संकल्प में विकल्प नहीं होता। साथ में उन्होंने चेतावनी दी, यदि संकल्प में विकल्प खोजा गया तो महानतम कार्य रुक जाएंगे। आज दिन मैं समझता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कभी इन चीजों पर कभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। बाकी लोगों को लगता होगा, मुझे 1 वर्ष पूरा हो गया, लेकिन नीति बनाने में कहीं कोई भ्रम नहीं है। नीति बड़ी स्पष्ट है। अतीत में क्या हो गया, मुझे लगता है कि उसके बारे में बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जिनके मन में ये हिचक रही है वो ठीक नहीं थी, अच्छा नहीं था। हमको अपनी भारतीय संस्कृति, लोगों को ये मालूम, उन्होंने कहा वो आर्च, मैं तमोज को रिप्रेजेंट करता हूँ, वहाँ दुर्गावती की पहली राजधानी थी सिद्धौड़गढ़। वहां मुगल पहुंचे नहीं थे, उसके पहले जो किला है उसमें जो आर्च बना है, जिसको मुगल आर्च कहते हैं, मैंने फोटो डालकर कहा यहाँ मुगल आए नहीं थे, लेकिन ये किला उसके बना हुआ है। तो ऐसे अनेक प्रमाण हमारे पास हैं जिनको हम आने वाली पीढ़ी को बताएंगे, तो मुझे लगता है कि उन्हें भरोसा होगा। तथ्य हमारे पास है, सामने रखने भर की जरूरत है, और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। कहीं अनेक पुराने स्थानों पर उपेक्षा दिखती रही है, शायद भविष्य में नहीं दिखेगी, ऐसे मैं आपको ये बात कह सकता हूँ। जी, हमारे साथ प्रख्यात पत्रकार उमेश उपाध्याय जी जुड़े हैं, और उमेश जी को देश में टीवी पत्रकारिता के जो शुरुआती दौर के पत्रकारों में गिना जाता है। मैं उमेश जी से आग्रह करूंगा कि आपका प्रश्न उमेश जी जिनसे अपना प्रश्न करें। जी, मैं अमीश जी और प्रहलाद जी दोनों को पहले तो नमस्कार करता हूं। आपकी बात काफ़ी देर से मैं सुन रहा हूं, और दोनों से ही प्रश्न करूंगा एक एक, ये मौका हाथ से कैसे जाने दूंगा मैं। अमीश जी, आपने एक हिंसा का सवाल उठाया, और मेरे राम जी ने कभी अहिंसा हिंसा, उन्होंने नीति और धर्म की बात की, जो इसलिए जब रावण के सामने वो खड़े हैं तो विभीषण उनके साथ है, और विभीषण देखते हैं कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयऊ अधीरा, अधीर हो गए। तो राम से पूछते हैं, आपके पैर में तो चप्पल नहीं है, लड़ोगे कैसे भाई? तो राम उस समय व्याख्या करते हैं युद्ध की, कौन जीतता है। लंबी व्याख्या है रामचरितमानस में, उसको बताने का समय नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि जो धर्म, संयम, नियम, धृति, क्षमा, जिसके पास ये है वो रथ सबसे बड़ा होता है धर्म युद्ध। तो धर्म युद्ध के में हिंसा और अहिंसा का सवाल असल में बेमानी है। इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। और एक सवाल प्रहलाद जी से। प्रहलाद जी, इस पूरे भारतीय पुनर्जागरण के अगर कोई महानायक हैं जिन्होंने शुरू किया, वो गोस्वामी तुलसीदास हैं, जिन्होंने रामचरितमानस न सिर्फ लिखी बल्कि रामलीला को घर घर तक पहुंचाया, और आज हमारे मन में ये भावना बिठाई कि राम हमारे महानायक हैं। तो तुलसी को हम जब स्कूलों में थे तो पढ़ाया जाता था, बाद में तुलसी के काव्य को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया। तुलसी को आज पढ़ाया नहीं जाता। तुलसी का रामचरितमानस एक धार्मिक पुस्तक कह के उसे निकाल दिया गया। तुलसी ने कवितावली लिखी, दोहावली लिखी, गीतावली लिखी, विनय पत्रिका लिखी। तो क्या आप अब ऐसा प्रयास करेंगे कि ये जो कुत्सित षड्यंत्र रचा गया, इसको समाप्त किया जाए, और इस देश के महानायक को इस आधार पर पाठ्यक्रम से जो निकाला गया था उसको लाया जाए, पुनर्स्थापित किया जाए? ये दो सवाल हैं मेरे। तो अमीश जी, आप पहले प्रारंभ करें आपसे। पहला प्रश्न अमीश जी से। अमीश जी नहीं, उमेश जी देखिए, मैं जो टिप्पणी कर रहा था उसे आप रामायण या रामचरितमानस के संदर्भ में ना देखें। वो आज का जो माहौल है, आज जो चर्चा होती है, उसके संदर्भ में आप देखें, क्योंकि कई हद तक क्या हुआ है, हमारी जो
जो इतिहास हमें सिखाया जाता है, ये सिखाया जाता है कि 1000 साल से हमारे पूर्वज लगातार हर लड़ाई हारते रहे और विदेशी आक्रांता एक के बाद एक जीतते रहे और हम गुलाम थे 1000 साल तक। और कई बार ये सिखाया जाता है, शायद इसलिए ये हुआ क्योंकि हम अहिंसावादी हो गए थे। और मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मैं अहिंसा मतलब जो विचारधारा है उसको मैं नकार नहीं रहा हूँ। वो भी हमारे मतलब भारत देश का, हमारे धार्मिक प्रकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, उसे नकार नहीं रहा। लेकिन जो हम प्रभु श्री राम, प्रभु शिव, जो शिव जी, सबसे जो सीखते हैं, वही जो आप कह रहे थे कि भाई अगर युद्ध करना है तो करना है, और युद्ध कैसे किया जाए इसमें भाई अलग अलग फलसफे भी हैं। कृष्ण भगवान का युद्ध करने का नजरिया अलग है, प्रभु श्री राम का युद्ध करने का नजरिया अलग है। लेकिन एक चीज तो हमारे पूर्वज हरदम कह गए हैं कि जब युद्ध करना है तो पीछे नहीं हटेंगे। और चूंकि हमारे पूर्वज ने कब लड़ते रहे वो 1000 साल तक, इसीलिए हमारी संस्कृति आज भी जिंदा है। ये तो बाकी सब जो भी प्राचीन संस्कृतियां थी, जो क्लासिकल सिविलाइजेशंस थी, सबके सब ध्वस्त हो गए, सब मर गए। तो मैं उसी बात को समझाने की कोशिश कर रहा था। और मैं फिर से कहूंगा, इसे आज के माहौल में जो बातचीत जो हो रही है कि लोग कहते हैं कि भाई नहीं, इतनी विशाल सेना करने की क्या जरूरत है, अगर कोई हमारे पड़ोसी देश से कोई आतंकवादी आ रहा है तो उससे बातचीत करो भाई, लड़ाई करने की। कुछ लोग हैं जो ऐसा कहते हैं। और मैं उस विचारधारा को मतलब थोड़ा, मैं ये पूरी तरह से नहीं नकार रहा हूँ, मैं उसे अंकुश डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जब लड़ना है तब लड़ना है। हमारे पूर्वज हमें यही सिखा गए। उमेश जी, प्रहलाद जी। हाँ जी, उमेश जी, आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा है, अब नई शिक्षा अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है, तो मुझे लगता है आपकी बात तो आप पहुंच जाएगी, लेकिन एक हिस्सा मेरे पास है और उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण शायद उससे आपको संतोष होगा। हुमायूं के मकबरे में दारा की समाधि है, लेकिन दारा कौन थे ये भारत देश के अच्छे मनीषी जानते हैं। उनसे ज्यादा दर्शन का ज्ञाता शायद उस दौरान को था नहीं, और उसकी सजा भी उनको भुगतनी पड़ी। दारा हो, रसखान हो, ताज बीबी हो, रहीम हो। तो मैंने एक समिति गठित की थी, उस समिति की रिपोर्ट भी आ गई है, और शायद एक सप्ताह के भीतर वो समाधि के बारे में फैसला हो जाएगा कि दारा की समाधि कौन सी। वहां जो पर्यटन मंत्रालय ने पैसा दिया था, एक अंडरग्राउंड एक बड़ा भवन सा बन गया है, मैंने उसको दारा के नाम पर समर्पित किया है कि उस समय भी जब मुगल अपने चरम पर थे, उपनिषद 27 के आसपास उपनिषदों को फारसी में और बाकी भाषाओं में, संस्कृत में लिखने का काम दारा ने किया है। दस्तखान है, रहीम है, ताज बीबी क्या भ्रम हो सकता है कि वो अकबर की पत्नी या औरंगजेब की भतीजी थी, हमें इस बहस में नहीं जाना है, वो इतिहासकार उसका फैसला करेंगे। लेकिन उस समय भी वैष्णव हमारे विचारों का इतना प्रभाव था कि मृत्यु के सामने दिखने के बावजूद भी लोगों ने भारतीय संस्कृति को अंगीकार किया। तो हमने वो जो हुमायूं के मकबरे के बाहर जो एस्टेब्लिशमेंट बना है, उसको हमने दारा के नाम पर समर्पित किया है, और उसमें निजामुद्दीन औलिया जो उनके वो थे, मैंने कहा कि एक धारा थी जिस धारा ने लगातार अपने अस्तित्व को उस बीच में बचा के रखा है, वो उनको समर्पित करेंगे। मुझे लगता है ये इतिहास का हिस्सा है, लेकिन उसको दबा कर रखा गया, जिसको इस देश में इजाजत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो गलतियां हुई हैं, उनको ठीक करने का काम हम सब करें। जी, बहुत सुंदर जवाब। इसके साथ ही मैं हमें प्रश्न मिला है मालिनी अवस्थी जी से। मालिनी अवस्थी जी को पूरा देश एक प्रख्यात लोक गायिका के तौर पर जानता है, उनकी सांस्कृतिक विदुषी की एक पहचान है। मैं मालिनी जी का प्रश्न जो है वो अब लेना चाहूंगा।
नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन। आज वैसे भी ऐतिहासिक दिन है, दिव्य दिन है, और आज इस ऐतिहासिक दिन, जिस दिन भारत की सांस्कृतिक क्रांति की बहुत सुंदर परिणति देखने को मिली है, राम जन्मभूमि मंदिर की नींव की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ऐसे दिन आज आप दोनों से वार्ता करना, आप दोनों का अभिवादन करना ही मेरा सौभाग्य है। प्रणाम करती हूँ माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री पटेल जी, और अमीश आपको प्रणाम करती हूँ। और आप दोनों अपने अपने स्तर से भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने का, उसको प्रासंगिक बनाए रखने की, उसकी चेतना नई पीढ़ी में भी आए, आप दोनों अपने अपने क्षेत्र में अपनी तरह से इस योगदान को दे रहे हैं। इसलिए आज का दिन बहुत ही सुंदर दिन है आप लोगों से जुड़ने का, और मैं हितेश जी को बहुत आभार देती हूँ कि उन्होंने यह सुंदर अवसर दिया है बात करने का आपसे। और मुझे कहा गया है कि मैं आपसे कोई प्रश्न पूछूं। प्रश्न क्या, आज का दिन तो ऐसा है कि आनंद में मग्न होने का दिन है, सोहर गाने का दिन है, बधैया गाने का दिन है। अमीश जी, मैं आपको जरूर एक बात के लिए अनुभव देना चाहती हूँ। आज श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने उद्बोधन में राजा सुहेलदेव का वर्णन किया। अवधवासी और उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास को जो गाथाओं, किंवदंतियों, किस्सों से जानते हैं, गीत संगीत के माध्यम से जानते हैं, वो जानते हैं कि राजा सुहेलदेव का कैसा योगदान रहा, और आपने उनको नायक बना करके उन पर अभी ये पुस्तक रची है। तो मैं आपको इस बात के लिए इतना अभिनंदन देना, आपने मुझे पुस्तक भेजी, मुझे मिल भी गई, और मैंने ट्वीट करके आपको बताया था। मैं आज ये सोच रही थी कि कितना ये बड़ा काम है, यही दायित्व हम सबका हो। राजा सुहेलदेव जैसे कितने गुमनाम नायक हैं जिन्होंने भारत की जब जब उस पर संकट आन खड़ा हुआ, उठ खड़े होकर के रक्षा की। तो आपको बहुत बहुत बधाई। मैं आपसे यही आपको मंगल कामना देती हूँ कि आप इसी प्रकार के और भी नायकों पे श्रृंखला लेकर के आए, जिनके बारे में लोगों को जानने की जरूरत है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे संस्कृति मंत्री जी बैठे हैं। मैं आज प्रयास करती हूँ कि 2 पंक्ति में आज का दिन, क्योंकि जरूर बधाई और सोहर गाने का दिन है, मैं गा करके उसके बाद आप लोगों को विदा लूंगी। हाँ, हरि राम जी के भैले जनमावा हो, हरि राम जी के भैले जनमावा, चलो करियाई दर्शनवा। राम जी के भैले जनमावा, चलो करियाई दर्शनवा। सुर नर मुनि सब कीरति गावै, अरे बरसत फूल आंगनवा, चलो करियाई दर्शनवा। राम जी के भैल जनमवा, चलो करियाई दर्शनवा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर। मालिनी जी ने तो हमारे शो में बहुत अच्छा एक एड ऑन दे दिया। मैं इसके साथ ही मैं एक बात पूछना चाहूंगा। एक प्रश्न है मेरा अपने दोनों माननीय अतिथियों से। वो प्रश्न है, जो राम जी ने एक सेतु बनाया था, एक संस्कृति एक सेतु बनाती है, एक सेतु साहित्य बनाता है। तो जैसे अभी राजा सुहेलदेव की बात हुई, उसी तरह से हमारे भारतीय इतिहास के नायक हैं, इन नायकों को दुनिया के सामने कैसे पेश किया जाना चाहिए, और डिप्लोमेसी के हिसाब से मैं कहूं तो उनकी क्या भूमिका देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में उनकी क्या भूमिका देखते हैं। किसी समाज के पास इतने अनूठे नायक हैं तो उसकी वो दुनिया को बताने के लिए कैसी कहानियां उसके पास हैं, क्या भूमिका हो सकती है, ये मैं अमीश जी से पूछना चाहूंगा। साथ ही प्रहलाद जी से मैं पूछना चाहूंगा कि एक सिनर्जी इस बात में कैसे क्रिएट हो सकती है कि ये कहानियां बताने के लिए बहुत सारी हैं, संस्कृति मंत्रालय उसमें कैसे सहयोग कर सकता है। ये दोनों प्रश्न आपके लिए। पहले मैं अमीश से आग्रह करूंगा कि वो हमारे दर्शकों को इसका जवाब दें। अमीश।
नहीं हितेश जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने वो ब्रेव हार्ट पिक्चर देखी है? ब्रेव हार्ट, मेल गिब्सन की, जो अंग्रेजी में जो थी पिक्चर, जी 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 जी, देखी मैंने है? देखी है। तो वो एक रेबल थे, एक स्कॉटलैंड में, विलियम वॉलेस, जो अगर आप पूरे विश्व के इतिहास के दौर से देखेंगे तो इतने मतलब विशाल नायक नहीं थे, इतने बड़े इंसान नहीं थे। लेकिन चूंकि मेल गिब्सन ने इतनी उम्दा पिक्चर बनाई, ब्रेव हार्ट, विलियम वॉलेस के ऊपर, पूरी दुनिया भर में विलियम वॉलेस का नाम प्रख्यात हो गया। और विलियम वॉलेस के साथ जो जी स्कॉटलैंड का आजादी का जो लड़ाई थी, आजादी की लड़ाई स्कॉटलैंड की, वो पूरी दुनिया भर में वो कहानी फैल गई ब्रेव हार्ट के पिक्चर के द्वारा। तो मतलब मैं एक साहित्यकार हूँ, एक कथाकार हूँ। जहां तक मैंने सीखा है कि जितने फलसफे आप कहानी के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं, अगर सीधे वो बातें करने की कोशिश करेंगे तो सालों लग जाएंगे। कहानी में 2 घंटे के द्वारा, 2 घंटे में आप पूरा अपना, मतलब जैसा मैंने बताया, ब्रेव हार्ट में पूरा स्कॉटलैंड की जो आजादी की जो लड़ाई थी, पूरी दुनिया भर में फैल गई। और इंडिया का, मतलब हमारा स्कॉटलैंड से क्या लेना देना था, लेकिन ब्रेव हार्ट के कारण मैं मानता, हमारी जो पीढ़ी थी, जो काफी जो बच्चे थे, वो स्कॉटलैंड के तरफ हो गए। जी बोला नहीं यार, स्कॉटलैंड की तरफ लेनी चाहिए, इंग्लैंड के खिलाफ। मतलब भारतवासियों को क्या लेना देना है स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के बीच में? तो वो पिक्चर का प्रभाव था। तो मैं मानूंगा कि हमारे जो भी महान नायक हैं, मैं प्रयत्न करूंगा कि सुहेल देव जो किताब जो है, इसके ऊपर मैं खुद एक पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मूवी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने खुद अपना एक स्टूडियो खोला है, एक प्रोडक्शन हाउस खोला है मुंबई में। तो अगर हम इन विषयों के ऊपर पिक्चरें बनाए, और अच्छी रोमांचक पिक्चरें, लेकिन इसके द्वारा हम अपने नायक और नायिकाओं की कहानी प्रस्तुत करें, सिर्फ भारतवासियों के सामने नहीं, पूरे विश्व भर के सामने, और उनके द्वारा 1000 साल में हमारे ऊपर जो बीती है, जो आक्रमण हमारे ऊपर हुए हैं, वो अपने कहानियों के द्वारा प्रस्तुत करें, तो भारत की कहानी इन सब जगहों में फैल जाएगी। तो कहानी में बहुत शक्ति होती है, मेरा मानना यह है। सॉरी प्रहलाद जी, बिल्कुल। आप आपका। प्रहलाद जी। जी हितेश जी, आपने जो प्रश्न मुझसे किया है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और अभी बीच में जब कोरोना का समय आया तो फिल्म इंडस्ट्री भी शिकार हुई है। तो हमने अपने ASI के सारे मॉन्यूमेंट्स पर सालों लगते थे परमिशन में, हमने कहा 1 महीने के भीतर देंगे। शर्त पर हमने एक रखी है कि अगर 2 मॉन्यूमेंट पर आप फिल्म बनाते हैं तो 2 स्थान हम भी देंगे, उनको भी 1-1 मिनट उसमें दिखा दीजिए। मैं इसलिए अमित जी की बात से सहमत हूँ, क्योंकि जब फिल्म में कोई चीज आती है तो स्वाभाविक है कि उसकी पब्लिसिटी हो जाती है, नंबर 1। दूसरी बात होती है कि जो ASI का जो हमारा वायलाज है, उसमें बड़ा साफ लिखा है कि अगर किसी मंदिर के पत्थर वहां इकट्ठे गिर गया है वो, तो आप उसको जमा सकते हैं, उसमें कोई मना ही नहीं है। और तीसरी बात है कि प्रधानमंत्री जी के जो हमारा मंत्रालय है, पर्यटन मंत्रालय, उसमें एक स्कीम है प्रसाद, वो हमारे मंदिरों के पुनरुद्धार और विश्व स्तरीय सुविधाओं देने के लिए। इसलिए अभी जो बीच में कुछ चीजें जानकारी के तौर पर पहुंची नहीं है। स्वदेश दर्शन दूसरी स्कीम है पर्यटन मंत्रालय की, जिसमें उन तमाम स्थानों के बीच के जो गैप्स है उनको फुलफिल करने की बात है। और इसलिए राम सिर्फ देश में नहीं, राम पथगमन की बात आप करिए। राम सर्किट बना है, जो मेरे पिछले 5 वर्षों में जो काम हुआ है भारत सरकार में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें राम सर्किट है। लेकिन राम पथगमन अगर हम इसको देखते हैं तो पूरा साउथ ईस्ट एशिया से लेकर तमाम स्थान उसके बीच में आते हैं। उसमें राम सेतु भी आता है, और अभी तक राम सेतु का कोई स्टेटस नहीं है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कहा गया कि नहीं, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। नहीं तो पहले तो सरकारों ने जो उस पर अपना रवैया रखा है वो इतिहास का हिस्सा है। लेकिन मुझे लगता है कि राम सेतु को स्मारक के रूप में हम कैसे मान्यता दें, उसके भी रास्ते हैं। और हम भविष्य में राम जहां जहां गए, जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गए हैं, संस्कृति मंत्रालय हो या पर्यटन मंत्रालय, क्योंकि दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। हम देखते हैं कि 3 साल बाद
3 साल की बात तो मैं वो करता हूँ कि तब फुटफॉल वहां पर जाने वाले लोगों की संख्या का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। जैसे लोग राम जन्मभूमि के शिलान्यास के बारे में अनुमान नहीं लगा पा रहे थे, उच्चतम न्यायालय के फैसले पर अनुमान नहीं लगा पा रहे थे, शायद उस संख्या का लोगों को अनुमान नहीं होगा। लेकिन सरकार में होने के नाते मैं जरूर ये बात ध्यान में रखता हूँ कि हमें आने वाले उस समय के बारे में तैयारियां करनी चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक एक टिप्स होती है, जब कभी मैं पिछले 5 सालों में उनकी टिप्स देखता हूँ, या साल भर में जब भी वो लाल किले से बोलते हैं, जब भी वो कहते हैं, या आज जो अयोध्या की धरती से कहा है, वो नीति है, और उस नीति का अनुपालन करना, उसको पूर्णता देना, ये हमारा संकल्प है, हमारा कर्तव्य है। जी जी प्रहलाद जी, मेरी आवाज आ रही है स्टूडियो? जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। हमारा समय जो है उसकी एक सीमा है, हालांकि प्रश्नों की एक लंबी कतार हमारे पास है, परंतु समय की सीमा को देखते हुए मैं एक साझा प्रश्न अपने दोनों ही माननीय अतिथियों से करना चाहूंगा। वो प्रश्न ये है कि आज का जो क्षण है, जो पल है, उसकी एक सांस्कृतिक व्याख्या है, एक सामाजिक उसकी व्याख्या है जो समाज में उत्साह है, परंतु उसकी एक राजनीतिक टीका और आलोचनात्मक व्याख्या भी उसकी है। देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी ये माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि भारत में धीरे धीरे कट्टरता जैसे बढ़ रही है। 2014 के बाद लगातार एक एक कदम ये कट्टरता बढ़ रही है, ऐसा पेंट करने की लगातार कोशिश हो रही है। हिंदुत्व 2.0 जैसे शब्द गढ़ लिए हैं लोगों ने। आप इसे कैसे देखते हैं? आप इसका क्या आपको लगता है कि ये जो नैरेटिव है ये कहाँ से क्रिएटेड है? मंदिर बनेगा तो आप उसकी कट्टरता की बात करेंगे, एक किताब आएगी तो आप बात करेंगे, घटनाओं पर सिलेक्टिव नैरेटिव देंगे। आप इसे कैसे देखते हैं? पहले मैं अमीश से चाहूंगा कि अमीश जवाब दें, फिर प्रहलाद जी। हितेश जी, बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। और मैं विदेश में हूँ, मैं लंदन में हूँ। थोड़ा बायस तो है हमारे खिलाफ। देखिए, ऐसा है कि अगर लोगों को, जो विदेशी जो थे, जो पश्चिमी देशों में भी जो रह रहे हैं, उन्हें एक आदत पड़ गई थी कि जो भारतवासी जो आते थे, हम खुद सबसे ज्यादा गाली अपने संस्कृति को हम खुद ही देते थे। मतलब जो भारतवासी खुद ही देते थे। उन्हें आदत पड़ गई थी कि वो भारत माँ की कुछ भी आलोचना करें, उसकी दुगनी आलोचना भारतवासी खुद कर देते थे, तो उनको वो आदत पड़ गई है। अभी क्या हो रहा है कि चीजें थोड़ी बदल रही हैं। अगर उनकी आलोचना एक तरह से अगर सही है तो ठीक है, हम मानने को तैयार हैं। लेकिन अगर उनकी आलोचना गलत है तो भाई हम अपना पक्ष भी रखते हैं। हम कहते हैं नहीं भाई, क्षमा कीजिए, आप जो कह रहे हैं वो सत्य नहीं है। अब जिन लोगों को 70 साल तक आदत हो गई है कि भारतवासी हाथ जोड़े ऐसे सर झुकाए खड़े रहेंगे और हमने सर उठा लिया है, तो शायद उन्हें पसंद नहीं आएगा। ये धीरे धीरे बदलेगा ये। और हमें धैर्य से और शांति से काम करना है। कभी आवाज उठा के नहीं, कभी चिल्ला के नहीं, उससे कभी कुछ नहीं होता है। प्रभु श्री राम की तरह अपने बात पर डटे रहेंगे, लेकिन शांति से बात करेंगे, नम्रता से बात करेंगे, कभी आवाज नहीं उठाएंगे, कभी चिल्लाएंगे नहीं, लेकिन पीछे भी नहीं हटेंगे। तो हमें वैसे बात करना है। और जहां तक ये बायस का सवाल है, मैं ज्यादातर इसे एकेडेमिया और मीडिया में देखता हूं। जो पश्चिमी देशों में जो आम आदमी जो हैं, आप उनसे बातचीत करें तो ज्यादातर भारत देश के प्रति उनका प्रेम है, थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है। योग के कारण, गौतम बुद्ध के कारण, जी महात्मा गांधी के कारण। तो ऐसा नहीं कि हर कोई हमारी आलोचना कर रहा है या हमें घृणा की नजर से देख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आम आदमियों में तो ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ हद तक मीडिया में और एकेडेमिया में ये है, जिसे हमें धीरे धीरे दूर करना है। वो उनकी
जो गलत धारणाएं हैं अपना पक्ष रख के, अपनी कहानियां सुना के वे धीरे धीरे वो, मैं आदरणीय मंत्री जी प्रहलाद जी से भी मतलब बाद में मैं, अगर आप ईमेल संपर्क में अगर कर दें तो अगर सांस्कृतिक मंत्रालय के साथ भी हम नेहरू सेंटर से कुछ काम कर पाए, जो मतलब मीडिया जगत में, वेस्टर्न मीडिया जगत में जो गलत धारणाएं कुछ हैं, जो हम कुछ ऐसे दूर कर पाए, तो ये धीरे धीरे हितेश जी ये काम धीरे मतलब समय लगेगा, क्योंकि पहली बार हम अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो हम अगर वो आलोचना करते थे, दुगनी आलोचना, उससे दुगनी आलोचना हम खुद ही कर डालते थे। पहली बार हम बोल रहे हैं नहीं भाई, हमारे देश में भी कुछ अच्छी बातें हैं, तो थोड़ा समय लगेगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, लेकिन हमें परिश्रम करते रहना। जी प्रहलाद जी, हितेश जी, मैं इस बात से सहमत हूं कि जो मैंने बीच में भी कहा था, हीन भावना हमारे यहाँ के तथाकथित बुद्धिजीवियों में थी, जवाब नहीं था देश से बाहर। उदाहरण देता हूँ, साल भर के मंत्रालय के बीच में 3-4 घटनाओं को कोट करता हूँ। धौलावीरा स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन पश्चिम में हुआ, ये दुनिया का इतिहास कहता था, आर्कोलॉजी कहती थी। जैसे धौलावीरा का एक्सीबिशन हुआ, दुनिया की हिस्ट्री बदल गई, आर्कोलॉजी में हो गया। जो कंस्ट्रक्शन है वो भारत में पहले हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जब हम अभी राखी गढ़ी की बात करते हैं और हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, हम सिंधु सरस्वती सभ्यता की बात करते हैं, राखी गढ़ी में इस बात का प्रमाण है। अब दुनिया में एक नई बहस शुरू हुई है कि सिविलाइजेशन पहले कहां पर था। अब छोटी मोटी बातों की तो हम बात ही नहीं कर रहे। तीसरी बात, अंकुरवाट में जाकर, वहां जाकर हमारा एएसआई का अधिकारी मंदिर के पत्थरों को जोड़कर बना देता है, तो फिर सूर्य हमारा कोणार्क का मंदिर क्यों नहीं बन सकता? इसे ये हो सकता है कि डॉक्यूमेंटेशन में कहीं, मुझे लगता है कि मैंने पूछा तो लोगों के पास में नक्शे हैं, ये सबको पता है कि पुरी के सामने जो स्तंभ है वो कोणार्क के सूर्य मंदिर का है, जो शिवाजी महाराज ने ले जाकर वहां पर स्थापित किया। तो ऐसी चीजें नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें संकट कहीं और नहीं है। अमीर जी, मैं आपकी एक बात से बस सहमत नहीं होता है, जब आप कहते हैं 15-20 साल। मैं टूरिज्म मिनिस्ट्री में अभी मंत्री हूँ, हमको पता है कि सर्वाधिक नुकसान हमारा हुआ है, हमारे सभी स्टेक होल्डर परेशान है, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ, मैं अपने आंकड़े को बदलने के लिए तैयार नहीं हूँ। जिस दिन सामान्य परिस्थिति बनेगी, हम रेंगते हुए शुरू होंगे, लेकिन जब हम दौड़ेंगे तो वो शायद एल बन जाएगा। कभी हमारा किसी बात की सफाई, हिस्ट्री बदलती है तो हिस्ट्री पल भर में बदलती है। अगर राखी गढ़ी सिविलाइजेशन में हम ये साबित कर, हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पत्थर हमारे यहाँ का था, नदी का प्रवाह हड़प्पा की तरफ था, तो पत्थर बहकर तो उल्टा नहीं आया होगा ना। करेक्ट, स्वाभाविक है। और जो चीजें वहां पर हैं उस पर जिसको जितनी डिबेट करनी है वो करे। और उसका जो सबसे बढ़िया उदाहरण है वो राम जन्मभूमि में जो एएसआई की रिपोर्ट्स आई हैं, वो रिपोर्ट्स तथ्य के आधार पर आई है, वो तथ्य हमारे पास में है। जो बात मैंने बीच में कही थी कि मैं इस क्षेत्र से आता हूँ, वहां 16वीं सदी 15वीं सदी के पहले मुगल पहुंचे नहीं थे। आप उसके बाद 125 साल बाद छत्रसाल पैदा हुए, छत्रसाल के रहते कभी वहां मुगल पहुंच नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान पर कभी कब्जा नहीं रहा। मैं इस बात को भी कहूंगा कि मौर्यंस के समय हम वारियर्स थे, लड़ने वाले योद्धा थे, लेकिन बीच के कालखंड में विचारधारा मान्यता के कारण हमने जो शायद कुछ कमी हमारे बीच में रह गई होगी, उसके कारण हम पराभूत तो नहीं हुए, उसका कारण तो नहीं है। इतिहास को जानने की बात हमें करना पड़ेगी, इतिहास को बदलने की बात हम नहीं करते हैं, लेकिन इतिहास को सही दिशा में डाला जाए। अब कोर्स बुक में ही चीजें सरकार ने ऐसी डाल दी कि हमारे वैज्ञानिकों की बात नहीं होगी, हमारे अनुसंधान की बात नहीं होगी, और बाकी को लेकर हम ब्याज की बातों को लेकर चलते रहेंगे। मैं मितावली में जिस लुटियन ने ये दिल्ली बसाई, वो हाथी पे बैठ के मितावली देख रहा है, उसने भी पुस्तक में चित्र डाला है। उसने कहा कि मैंने मितावली को देख के ये मॉडल बनाया है। जिसने नकल की उसका हम गान कर रहे हैं, लेकिन मितावली को बनाने वाले के बारे में हम जानते नहीं है। वहां 13वीं शताब्दी उसकी बात नहीं कर रहे। मैं नहीं मानता, मैं उससे सहमत नहीं होता कि पड़ावली 10वीं शताब्दी की और मितावली 13वीं शताब्दी की है, मैं नहीं मानता। लेकिन ये तो सत्य है। जब ये जो भी होंगे हमारे आने वाली पीढ़ी के लोग, जब हम उनको बताएंगे कि लुटियन की पुस्तक को देखो कि हाथी पे बैठ के वो मितावली देख रहा है, वो खुद लिख रहा है कि मैंने मितावली को देखकर पार्लियामेंट बनाई है। तो नकल करने वाले के गान गाने की हमारी आदत है, ये जिसने भी गलती की है वो गलती है।
इसको ठीक किया जाना चाहिए। इस हीन भावना से बाहर निकलना होगा। मैंने बहुत छोटी बात कही थी कि जब हम दाह संस्कार के बाद लौटकर वापस आकर स्नान करते थे घर के बाहर, तब घुसने के लिए मिलता था, तब लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसका जवाब उनके पास नहीं था। पश्चिम के बाद हमारी जीवन शैली का जवाब कभी नहीं रहा। हीन भावना पैदा करने वाले लोग इसी माटी में पैदा हुए, कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी थे, उनको ठीक करने की बात थी, और मुझे लगता है वो चीजें ठीक हो रही है। मुझे कोई समस्या लगती नहीं। एकदम। प्रहलाद जी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ बहुत कि हमारे सॉरी हितेश जी, एक उदाहरण, एक थोड़ा मजाकिया है। नहीं, बोलिए अमीश जी, बोलिए। नहीं, बोलिए बिल्कुल। कोरोना जो फैला था पहले लंदन में फैला था, और मेरी माँ जी का मुझे कॉल आया था कि देखो बेटा, रात को सोने के पहले तुम हल्दी दूध पियो। हम सबको मालूम है कि खांसी अगर ये सब तो हल्दी दूध पियो। अभी यहाँ पे हल्दी दूध बोलेंगे तो इतना कूल नहीं होगा, आप मानेंगे नहीं। यहाँ पे कैफेज में टर्मरिक लाटे सिखाए बेचा जाता है। टर्मरिक लाटे मतलब हल्दी दूध ही है, लेकिन उसे अंग्रेजीकरण करके टर्मरिक लाटे बोलते हैं, और उसे बेचते हैं 10 पाउंड में, 1000 रुपए में, और लोग उसको पीते भी हैं कि भाई इसे पी के अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए। मतलब जो हम लोग हजारों साल से हल्दी दूध पीते आ रहे हैं, उसको ये अंग्रेजीकरण करके टर्मरिक लाटे कर देते हैं और उसको 1000 रुपए में बेचते हैं। नहीं, एक उदाहरण ये भी है कि बहुत ऋग्वेद दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक है। हम नहीं कहते, जर्मन्स कहते हैं, उनने तय किया। उस सब के होने के बावजूद भी हमको लोग कहते हैं कि हम पिछड़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें हमें, और हमें तथ्य से परे हम कुछ नहीं कह रहे, दुनिया मान रही है कि वो सबसे पुरानी पुस्तक है, और सिविलाइजेशन पर उंगलियां हम पर उठ रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं, ये साहस के साथ कहने की जरूरत, तथ्य के साथ हम प्रस्तुत करेंगे तो दुनिया हमारी बात को मानेगी। और इसलिए कोरोना ने एक अवसर दिया, इसलिए आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है, और मुझे लगता है कि ये प्रकाश का दिन है। जो वहां हुआ है उसकी ऊर्जा न सिर्फ देश में, मैं तो धरती मानता हूँ, भूगोल की सीमाएं हमने और आपने बनाई है, मैं तो धरती को धरती माता ही मानूंगा। तो मैं मानता हूँ कि वो ऊर्जा पूरी धरती पर जाएगी, और कहीं ना कहीं वो सकारात्मक ऊर्जा हम सबको दिशा भी देगी और उसका समाधान भी देगी। ये जो आनंद का क्षण है, जिसे यूफोरिक मूवमेंट कह सकते हैं अंग्रेजी में, उसे आप कैसे अभिव्यक्त करेंगे, कैसा महसूस करते हैं? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने हितेश जी, और अगर हम दिल पर हाथ रख के ठीक से सोचें तो ये संघर्ष शायद 500 साल का नहीं है, ये 1000 साल से ऊपर से ये संघर्ष चला आ रहा है। जो ब्रॉन्ज एज जो है, मतलब कांस्य जो 5000 पूर्व ब्रॉन्ज एज की शुरुआत हुई थी। कुछ ही सभ्यताएं थी, संस्कृतियां थी जो 5000 से पूर्व ये दावा कर सकती हैं कि उनकी शुरुआत 5000 साल पहले हुई थी। उनमें से एक भारत देश है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। बाकी जो थी वो मिस्र थी, इजिप्ट, फेरोनिक इजिप्ट, जिसे आज हम लोग हिंदी में मिस्र कहते हैं, लेकिन वो अपने आप को उस जमाने में खेम कहते थे। दूसरी थी मेसोपोटामिया, जो गिलगमेश का जो ये था। फिर ज़ोरास्ट्रियन पर्शिया। लेकिन आप देखेंगे कि ये सब जो प्राचीन जो सभ्यताएं थी, सब ध्वस्त हो गई हैं, सब मर गई। अगर आज जिंदा है तो म्यूजियम में जिंदा है, अजायब घर में जिंदा है। आप इजिप्ट में जाएंगे तो वहां पे उनके जो प्राचीन जो भगवान थे, आमुन रा, उनको कोई नहीं मानता। आप आज के इराक में जाएंगे, वहां पे तो गिलगमेश का तो उन्हें नाम भी नहीं सुना होगा। आप ज़ोरास्ट्रियन पर्शिया की बात करेंगे तो उनकी जो संस्कृति जो है, जो सभ्यता, वो तो आज भारत देश में जीवित है, क्योंकि बेचारे पर्शिया या ईरान में तो सब भगा दिए गए, सब ध्वस्त हो गया, सब मर गए। जो पारसी जो हैं, जो भारत देश में रहते हैं, वो उन्हीं के वंशज हैं, जो राष्ट्र पर्शियन। सिर्फ एकमात्र भारत देश है जो ब्रॉन्ज एज के समय से चला आ रहा है। ये सब जो प्राचीन सभ्यताएं थी, पूरे विश्व भर में फैली हुई थी, सब के सब मर गए, सिर्फ हम जिंदा हैं। क्यों? जो प्रहार जो हमारे ऊपर हुए, पहले तुर्कों ने किए थे, उसके बाद यूरोपियन ने किए थे। जो प्रहार हमारे ऊपर हुए वो दूसरों के ऊपर भी हुए।
लेकिन दूसरे जो प्राचीन जो सभ्यताएं थीं, उनके जो पूर्वज थे, उनने एक हद तक लड़ाई की, फिर हथियार डाल दिए। हमारे ही एक पूर्वज थे जिनने कभी हथियार नहीं डाले, लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, कभी हथियार नहीं डाले। इसीलिए 1000 साल हो गए हैं, लेकिन हम आज अभी भी जिंदा हैं। तो ये 500 साल की लड़ाई नहीं है, ये 1000 साल की लड़ाई है। राजा सुहेल देव आए, हरिहर राया बुक्का राया जी आए। जब विजयनगर हार गया तो फिर मराठा साम्राज्य आया, वो हार गए तो गुर्जर प्रतिहारा, एक के बाद एक हम लोग लड़ते रहे। जाट लड़े, राजपूत लड़े, अहोम लड़े, हमने कभी हथियार नहीं डाले। तो ये जो है, जो मंदिर का जो पुनर्निर्माण जो हो रहा है, मैं इसे एक मुहिम का अंत नहीं मानूंगा। मैं ये कहूंगा कि हमारी जो 1000 साल की जो संघर्ष जो है, और फिर से हमें जो पुनर्निर्माण करने की जरूरत है, उसका ये पहला कदम है। करेक्ट। बहुत सुंदर हमारी ये चर्चा रही। और अभी जो प्रहलाद जी ने जिस ओर इंगित किया, या अमीश जी ने कहा कि बहुत सारे लोग बुद्धिजीवी हम कहते हैं, मगर जीविता के लिए सिर्फ बुद्धि का और उसमें भी छल का प्रयोग करना, कुछ लोगों ने ऐसा शुरू किया है। मिथ्या भाषण, मिथ्या झूठी बातें उनको रखना। तो आज राम जी का दिन है, राम जी को ऐसे लोग नहीं पसंद है। वो कहा है कि मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो आज जो राममय भारत हुआ है, वहां ये झूठ चलेगा नहीं। और एक जो बात थी कि अब तक शायद हमने सवाल उस तबीयत से नहीं उछाले, जो हमारे पास साक्ष्य थे उन्हें दमदारी के साथ जिस तरीके से रखना था, अगर वो रखते तो उसके बाद विजय भी ऐसे ही होती है जैसे असत्य पर सत्य की विजय है। उसी तरह हर चीज की विजय ये निश्चित है, भारतीयता की विजय निश्चित है, रामत्व का भाव पूरी दुनिया के लिए भाव है, उस भाव की विजय सुनिश्चित है। मुझे लगता है कि आज ये चर्चा में जितने सारे आयाम खुले हैं, इतनी 1 घंटे की चर्चा में इतने पर्दे खुलना, इतनी परतें हटना ये सरल नहीं था। परंतु आप दोनों ने बहुत समय देकर और उसका समाधानप्रद उत्तर देकर हमारे सारे दर्शकों का जानकारी बढ़ाई है। उनके मैं कहूंगा सोचने की दृष्टि में बहुत सारे आयाम जोड़े हैं। तो इसके लिए मैं अपने दोनों ही अतिथियों का बहुत धन्यवाद दूंगा। इसके साथ ही हमारी जो स्टूडियो की टीम है, पूरी टीम का धन्यवाद। हमारी जो शब्दोत्सव की टीम है, दिल्ली में राजीव तुली जी हैं, अनिल पांडे जी हैं, पूजा जी हैं, लखनऊ में अमीश जी हैं, सभी का धन्यवाद। और लखनऊ में यतीन्द्र जी का भी एक प्रश्न आया है, उसे कल हम जोड़ते हुए करेंगे। कुछ और प्रश्न हमारे पास हैं, मैं ईमेल से आपके दोनों के महानुभावों के पास भेजूंगा और चाहूंगा कि उनके संक्षिप्त उत्तर मिल पाए तो आने वाले पांचजन्य में उसको हम स्थान भी देंगे और लोगों की जिज्ञासाओं का भी समाधान होगा। इसके साथ ही मैं एक आग्रह करते हुए कि आगे फिर ऐसा मौका आएगा, हम फिर मिल बैठेंगे, साहित्य की बात करेंगे, संस्कृति की बात करेंगे और उस विचार विमर्श परंपरा की मैं बात करूंगा जो इस देश की पहचान रही है। किसी चीज को देखकर ही खारिज नहीं करते, हम बात करते हैं, हम पढ़ते हैं, हम लिखते हैं। और इस विमर्श की परंपरा को बढ़ाने का ये मंच है शब्दोत्सव। सभी की ओर से मैं आपको हार्दिक धन्यवाद सबको करते हुए और फिर मिलने का आश्वासन देता हूं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राम राम जी की जय। जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम जी की।